नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम फर्स्ट एड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपका जो कंडक्टर का एग्जाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है और उसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड के क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज फर्स्ट एड। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो बताइए प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करना, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली सहायता, पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना, सदमे से पीड़ित का इलाज करना। तो बताइए फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली सहायता ही फर्स्ट एड है। तभी जो कंडक्टर है उसे फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए जो बस है उसकी दुर्घटना हो जाती है, जो यात्री है उन्हें चोट लग जाती है, तो उन्हें जो पहली सहायता यानी फर्स्ट एड दी जाएगी वो कंडक्टर द्वारा ही दी जाएगी। तो कंडक्टर को जो है फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड क्या है, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली सहायता। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखिए, व्हाट कैन यू गिव टू अ पर्सन हु माइट बी हैविंग अ हार्ट अटैक। आप उस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं जिसे दिल का दौरा पड़ा है। तो बताइए एक व्यक्ति है जिसे दिल का दौरा पड़ा है, उसे आप क्या देंगे। अ गुड मसाज, कॉफी, एस्प्रिन या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से क्या चीज देंगे एक व्यक्ति को जिसको दिल का दौरा पड़ा है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एस्प्रिन। उसे एस्प्रिन दी जाएगी। एस्प्रिन क्यों दी जाएगी। एस्प्रिन जो है ये आपका ब्लड को थिन करता है और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसे रोकता है। तो उस वजह से जो है हार्ट अटैक के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपका जो ब्लड का फ्लो चल रहा है उसे इंप्रूव करेगा और जो फर्दर रिस्क होगा हार्ट अटैक का उसे जो है वो रोक देगा। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर जो है दिल का दौरा पड़ता है तो उसे एस्प्रिन दी जानी चाहिए। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी एस्प्रिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न। तो अगर थर्ड डिग्री बर्न के आपको लक्षण बताने तो बताइए क्या लक्षण होंगे। जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, जली हुई त्वचा और दर्द, लाल त्वचा और दर्द, ग्रे त्वचा और दर्द। तो बताइए थर्ड डिग्री बर्न के सिम्टम क्या होंगे। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, क्योंकि थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है जो आपके टिश्यूज होते हैं वही जल जाते हैं, तो दर्द ही आपका जो है खत्म हो जाता है। तो जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं थर्ड डिग्री बर्न के सिम्टम्स हैं। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप कंडक्टर का एग्जाम देने वाले हो तो आप हमसे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट जो है वो हमारे ऐप में डाल दिए हैं। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर 12 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से 2 फ्री भी हैं। तो अगर फ्री में भी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करना, जो एचआरटीसी कंडक्टर मॉक टेस्ट का कोर्स होगा उसमें जाना और 2 मॉक टेस्ट फ्री होंगे, उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो 10 हैं वो पेड है। साथ में उसमें नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स की जो है पीडीएफ भी डाल दिया मैंने, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर की वेलफेयर स्कीम्स होगी, ई टिकटिंग सिस्टम हो गया, जीपीएस हो गया, फर्स्ट एड भी डाल रखा है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स इस बार पूछे जा रहे हैं वो भी डाल दिए हैं आपके टेस्ट सीरीज के साथ। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां पर आप चेकआउट उसे कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फेंट। तो बेहोशी क्या है। तो बताइए फेंट क्या है। अ रिस्पॉन्स टू फियर, एन अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स, अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अ साइन ऑफ फ्लू। तो बताइए जो आपकी बेहोशी होती है वो क्या होता है। डर की प्रतिक्रिया, एक प्रत्याशित पतन, चेतना का एक संक्षिप्त नुकसान या फ्लू का संकेत। तो आपका फेंट बेहोशी क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए प्रेयर में खड़े थे स्कूल में, आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो वो क्या होता है फेंट होना यानी बेहोश होना होता है। वो क्या होता है अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज फेंट, ये होता है आपका ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बेहोशी क्या है, चेतना का एक संक्षिप्त नुकसान। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ अ चाइल्ड इज बिटन बाय अ स्नेक यू शुड। अगर किसी बच्चे को सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए। तो बताइए एक बच्चा है उसे सांप ने काट लिया है तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। जहर को चूसेंगे और थूक देंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। जहर को चूसोगे मुंह में जाएगा खुद भी मर जाओगे, तो ये तो कभी नहीं करना। काटने के स्थान के नीचे वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे। थर्ड ऑप्शन दिया है काटने वाली जगह पर बैंडेज लगाएं। फोर्थ दिया है काटने के स्थान के ऊपर वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे। तो पढ़ते इसका राइट आंसर पता लग रहा है। राइट आंसर क्या है, काटने के स्थान के ऊपर वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जब भी मान लीजिए किसी बच्चे को सांप काटता है तो उसके ऊपर अगर आप जो है जहाँ पे काटा है उसके ऊपर अगर बैंडेज या पट्टी कुछ बांधोगे आप, तो उससे क्या है जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और जो सांप का जहर है वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। तो बाद में जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पाँव कट करके जो है बच्चे को बचा लिया जा सकता है। मगर अगर पट्टी नहीं बांधी आपने वहां पर उस स्थान के ऊपर जहां भी काटा है, तो क्या होगा वो ब्लड के साथ आप जो है सांप का जहर है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और बच्चा फिर बच ही नहीं सकता। तो इसमें क्या करना होता है, टाई अ बैंडेज अराउंड द लिम्ब अबव द बाइट। ठीक है, अबव द बाइट, बिलो नहीं अबव द, ताकि जो खून का फ्लो है उसे ऊपर से रोक सके। ठीक है, ऊपर ना चढ़े वो आपका। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए,
सिक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रेथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। अब सीपीआर क्या होता है, सीपीआर जैसे किसी कोई बंदा उसे जो है सांस नहीं आ रही तो उसे सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर में क्या होता है, जैसे चेस्ट को दबाया जाता है, मुंह से मुंह में सांस भरी जाती है, तो वो सीपीआर होता है आपका, ठीक है। तो सीपीआर में जो है आप कितने कंप्रेशंस और ब्रेथ्स देते हो, तो इसमें ये पूछ रहा है। 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशंस एंड 5 ब्रेथ, 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ, 15 कंप्रेशंस एंड 5 ब्रेथ। तो बताइए सीपीआर में जो है कितने कंप्रेशंस यानी छाती को जो दबाया जाता है वो कितनी बार दबाया जाता है और ब्रेथ्स कितनी बार दी जाती है। तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। तो सीपीआर में जो है 30 बार छाती को दबाया जाएगा और 2 बार ब्रेथ दी जाती है, ठीक है। पहले 15 बार छाती दबाएंगे, फिर जो है आपकी सांस देंगे उसे मुंह से, फिर 15 बार फिर दबाएंगे, फिर सांस देंगे, तो ऐसी साइकिल होती है आपकी, ठीक है। टोटल कितना होता है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 7 देखिए, व्हाट डज सीपीआर स्टैंड्स फॉर। अब आपको सीपीआर की जो है फुल फॉर्म बतानी है। तो किसी भी व्यक्ति को जब सांस नहीं आती उसे सीपीआर दिया जाता है, सीपीआर की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताऊंगा। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी रेसुसिटेशन, ठीक है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, कार्डियोवास्कुलरी पल्मोनरी रेसुसिटेशन। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है, तो सीपीआर की फुल फॉर्म ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 8 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग सीपीआर ऑन एन अडल्ट। तो मैंने आपको बताया छाती में दबाया जाता है जो सीपीआर होता है, तो उसमें आपको बताना है कि हैंड की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होनी चाहिए। तो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या दे रखा है, किसी अगर किसी व्यक्ति को जो है सीपीआर दिया जाएगा तो उस दौरान जो है हैंड की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। छाती को दबाने के लिए जो हाथ की प्लेसमेंट यानी स्थान होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है, छाती की हड्डी का निचला आधा भाग, छाती के मध्य निपल्स के बीच, ऊपरी पेट पसलियों की ठीक नीचे, छाती के किनारे पसलियों के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 का जो राइट आंसर है वो है छाती के मध्य निपल्स के बीच, यानी छाती के बीच में आप दबाओगे, ठीक है। सीपीआर में क्या होता है, छाती के बीच में दबाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हैंड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, छाती के बीच में होगी। 9 देखिए, एनाफ्लिटिक शॉक इज, तो इसमें बताना है आपको एनाफ्लिटिक शॉक क्या है। तो बताइए एनाफ्लिटिक शॉक क्या है, अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, नॉट ब्रीथिंग, लॉस ऑफ मेमोरी या हेडेक। तो बताइए एनाफ्लिटिक शॉक क्या है, एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, सांस नहीं लेना, स्मृति होना या सर दर्द। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ सिविल एलर्जिक रिएक्शन। तब भी कभी किसी को कोई कीड़ा काटे या कोई जो है डंक लगे किसी बी से, तो उसको क्या होता है जो है एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो किसी किसी व्यक्ति में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये क्या होता है, एनाफ्लिटिक शॉक होता है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो एनाफ्लिटिक शॉक क्या है, अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए, सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो कीड़े की जो काटना होता है या फिर डंक होता है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है। तो बताइए क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, एनाफिलिटिक शॉक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदी में भी ये दे रखा है आपका, देखिए कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एनाफिलिटिक शॉक कहा जाता है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11 देखिए, व्हाट कॉजेज एनाफिलिटिक शॉक। तो मैंने आपको बता दिया एनाफिलिटिक शॉक कैसे होता है, किस कारण होता है, चोकिंग से होता है, इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट से होता है, थर्ड डिग्री बर्न से होता है, हार्ट अटैक से। तो इसका राइट आंसर क्या है, कीड़े की डंक या मकड़ी का काटना, ठीक है। तो इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट से जो है आपका एनाफिलिटिक शॉक होता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12 देखते हैं, विच ऑफ दीज डज समवन विथ अस्थमा यूज व्हेन दे हैव एन अस्थमा अटैक। तो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए। तो किसी को भी जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा का अटैक उसे पड़ता है, तो किस चीज़ का यूज करेगा, अब ब्रेथर का, एन आइस पैक का, एन इनहेलर का या अब प्लास्टर का। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनहेलर, ठीक है। इनहेलर का वो यूज करेंगे, किसी को अस्थमा का अटैक आता है, कोई अस्थमा से पीड़ित है तो इनहेलर का यूज करता है सांस लेने के लिए, ठीक है। उन्हें सांस में प्रॉब्लम आती है तो इनहेलर का यूज करते हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड। तो प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो आपको बताना है प्राइमरी गोल क्या होता है फर्स्ट एड का। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या देखिए, प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिवेंट फर्दर इंजरी और हार्म, एडमिनिस्टर मेडिटेशन मेडिकेशन या नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी तत्काल चिकित्सा
उपचार प्रदान करना। तो फर्स्ट एड का देखिए मीनिंग ही फर्स्ट लिखा है, तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट दी जाएगी मेडिकल, वो आपकी फर्स्ट एड होती है, ठीक है। प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्राइमरी गोल क्या होता है फर्स्ट एड का? प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ अ हार्ट अटैक? तो हार्ट अटैक का किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ इसको हार्ट अटैक पड़ रहा है? तो सिंपल सी बात है, चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, उसे सांस नहीं आने लगेगी, तो वो आपके हार्ट अटैक के साइन है। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो आपका जो है हार्ट अटैक की साइन होता है, ठीक है। सीने में दर्द होगा, बेचैनी होने लग जाएगी, सांस लेने में जो है तकलीफ होगी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? तो वही पूछा है कि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो क्या होगा? चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल भी आ जाएंगे। वैसे फर्स्ट एड ज़्यादा मुश्किल आपका है नहीं, एक बार जो है आप अच्छे से पढ़ोगे तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, फ्री के नंबर है यहाँ पर, ठीक है। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज चोकिंग? अब चोकिंग जैसे कोई जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके गले में कुछ अटक जाता है ना, तो उसे चोकिंग बोलते हैं आपके, ठीक है। तो वो कैसे होगा, किस वजह से आपको चोकिंग हो सकता है? ईटिंग लार्ज पीस ऑफ फूड, चूइंग इनकम्प्लीटली, हिंदी में पढ़ते हैं भोजन के बड़े टुकड़े और अधूरा चबाकर खाना। फिर है सोना, लैपटॉप के सामने काम करना, कार की सवारी। तो किस वजह से जो है चोकिंग होगी आपको? तो बताइए चोकिंग किस वजह से होगी? इसका राइट आंसर है भोजन के बड़े टुकड़े को आधा जो है आपको मतलब खाना है, उसे आधा चबाकर, ठीक है, तब आपको जो है वो गले में फंस सकता है, उस वजह से आपको चोकिंग हो सकती है। तो कौन सा जो है आपका चोकिंग का कारण होगा इसमें से? तो वो है ईटिंग लार्ज पीसेज ऑफ फूड, च्यूइंग इनकम्प्लीटली, ठीक है, उनको आधा चबाकर जो है खा लेना। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, व्हाट इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग? तो किसी को जो है दम घुट रहा है, उसको मतलब ऐसे लग रहा है गले में कुछ फंस रहा है, तो वो क्या करेगा? उसका साइन क्या देगा? वो अपने ऐसे गले है उसको पकड़ लेगा ना ऐसे कि हाँ सांस नहीं आ रही, तभी सामने वाले को पता लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हैंड्स जो है क्लच टू द थ्रोट, यानी हाथ गले से चिपक गए हैं, ठीक है। हाथ गले से चिपक गए यानी हाथ गले से पकड़ लिया उसने कि हाँ उसको सांस नहीं आ रही, चोकिंग हो रही है उसको, कि गले में कुछ फंस गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी इसमें देख रहा, माउथ ओपन वाइडली एंड टंग आउट, तो मुंह उसका खुला हुआ है और जीभ बाहर है। तो मर थोड़े गया है कि हाँ मुंह खुला और जीभ बाहर है। उसमें क्या करेगा, जब भी किसी को चोकिंग होगी, यूनिवर्सल साइन क्या दिखाएगा? वो अपने हाथ से गले को पकड़ लेगा कि हाँ भाई सांस नहीं आ रही, गले में कुछ फंस गया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, 18 क्वेश्चन क्या देखा है? फॉर स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स द एक्रोनिम टू रिमेंबर इज, तो खिंचाव और मोच के लिए याद रखने योग्य संक्षिप्त नाम है। तो किसी को भी जो है खिंचाव हो रहा है या फिर मान लीजिए पाँव में मोच आ गई, तो उसके लिए जो है आपका एक्रोनिम होता है, क्या होता है? राइज होता है, पीज होता है, ब्रास होता है या वाइज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब राइज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है जैसे रेस्ट, आइज, कंप्रेस और एलिवेट। मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी को जो है मोच आ गई, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो रेस्ट करेगा। रेस्ट क्यों करेगा? ताकि ज़्यादा और इंजरी बढ़े ना। मान लीजिए कहीं पर आपके चोट लग गई पाँव में, तो आप ज़्यादा हिलाओगे तो और इंजरी आपकी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले रेस्ट करेगा, उसके बाद क्या लगाएगा? आइस लगाएगा, ताकि जो स्वेलिंग है वो रुक जाए, जो पेन है वो आपका कम हो जाए। फिर आइस लगाएगा उसमें। फिर कंप्रेस करने के लिए जो है उसके चारों और जो है बैंडेज बांधेगा, ताकि जो है वो स्टेबलाइज कर सके जो भी आपका इंजर्ड एरिया होगा। फिर उसे एलिवेट करेगा, थोड़ा ऊपर को उठा देगा, ताकि जो है आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाए वहाँ पर, और जो स्वेलिंग है वो आपकी रिड्यूस हो जाए। तो कभी भी किसी को मोच आती है तो उसका जो है यूनिवर्स एक्रोनिम क्या होगा? आपका राइज होगा, ठीक है। राइज का मतलब रेस्ट, आइज, कंप्रेस, एलिवेट। सबसे पहले रेस्ट, फिर आइज लगाएगा, फिर कंप्रेस करने के लिए जो है बैंडेज बांधेगा, फिर एलिवेट करेगा उसे। तो ये चीज़ें पढ़ने वाली है, तभी जो है फर्स्ट एड आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे कर लोगे, मगर कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ के ही आप एग्जाम में कर पाओगे। तो किसी को भी अगर खिंचाव या मोच आती है तो उसके याद करने के लिए क्या है? राइज, ठीक है, राइज उसे करना होगा, यानी रेस्ट, आइज, कंप्रेस और एलिवेट। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखिए, इफ अ चाइल्ड हैज अ शार्प ऑब्जेक्ट पंचरिंग देयर फ्लैश यू शुड, तो इसमें कहना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, यदि किसी बच्चे के शरीर पर कोई नुकीली चीज चुभ गई है तो आपको क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए आपको? नुकीली वस्तु को तुरंत हटा दें और बच्चे को टांके के लिए अस्पताल भेजें। वस्तु को धीरे धीरे घुमाकर देखें कि क्या आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, निकली वस्तु को तुरंत हटा दें, जो आपकी नुकीली वस्तु होगी उसे तुरंत हटा देना और घाव को धो देना है। फिर देखा है,
घाव के क्षेत्र को साफ करें, वस्तु को उसकी जगह पर छोड़ दें और बच्चे को अस्पताल भेजें। तो किसी भी बच्चे को मान लीजिए कोई नुकीली चीज़ चुभ गई है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन डी करना है, घाव को जो है थोड़ा साफ कर देना और वस्तु को वहीं रहने देना, जो भी नुकीली चीज़ है उसको वहीं लगे रहने चाहिए। मान लीजिए पेट में मान लीजिए चाकू टाइप घुस गया है, तो वो जो घुसा हुआ है चाकू उसको निकालना नहीं है, निकालोगे तो क्या है, खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, उससे जो है ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो जाए। तो जो वस्तु है वो घुसी हुई है उसको वहीं रहने दो, उसने जो है खून को रोक रखा है, अगर उसको निकाला आपने वो कट लगेगा और वहां से खून निकलता रहेगा। तो बस आपने क्या करना है, घाव को थोड़ा साफ करना है, नुकीली वस्तु को वहीं रहने देना है और हॉस्पिटल ले जाना है। बाकी जो डॉक्टर है फिर वो वहां से संभालेगा, वो नुकीली वस्तु को निकालेगा भी, वहां टाँका सब कुछ लगाएगा, खून के फ्लो को रोक देगा वहां पर, मगर आप नहीं रोक पाओगे फिर। तो ऐसा है, जब भी किसी को नुकीली चीज चुभे तो उसको थोड़ा सा साफ करना और वैसे के वैसे ले जाना, वो वहां पर जहाँ चुभी है उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये थोड़ी कॉमन सेंस है, कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको सिनेरियो दे दे, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है और आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप जो है एचआरटीसी कंडक्टर का स्टडी मटेरियल हमसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे। हमने कंप्लीट सिलेबस बना रखा है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो आपके सारे टॉपिक्स हैं जैसे हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी के जो है आपको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसा एक कंप्लीट सोर्स है जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेनी होगी तो जो है आप नीचे हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में भी जो है मैं फ्री में वीडियोस बना रहा हूँ, तो यूट्यूब में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस भी बना रखी है, 2 मॉक टेस्ट फ्री में करा रखे हैं, अभी एक और मॉक टेस्ट मैं जो है फुल लेंथ का आपको यूट्यूब में ही कराऊंगा। तो फ्री में भी जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, बाकी अगर कोई पेड लेना चाहे तो वो ऐप के थ्रू या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे ले सकता है। 20 देखिए, पेन किलर्स दैट रिड्यूसेस स्वेलिंग आर कॉल्ड। तो पेन किलर्स जो आपके जो है स्वेलिंग को रोकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए ये भी पढ़ के आप एग्जाम में कर पाओगे। नसैड, बसैड, सीसैड, मतलब इसमें लिख रखा है, अब इसकी फुल फॉर्म है ऑल ऑफ द, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, NSAID, ठीक है, नसियाड करके बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है, NSAID। तो पेन किलर जो स्वेलिंग रोकते हैं वो कौन से होते हैं, NSAID यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो जो आपके व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। ग्लव्स होते हैं, हाँ ग्लव्स भी होते हैं, मास्क भी होते हैं, आई शील्ड भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपके तीनों आते हैं, ग्लव्स, मास्क और आई शील्ड। नेक्स्ट देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्विक हीलिंग ऑफ वुंड्स। तो घाव को शीघ्र भरने के लिए निम्न से कौन सा विटामिन जो है सहायता करता है। तो बताइए कौन सा सहायता करता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। तो घाव को शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सी जो है हेल्प करता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, विच ऑब्जेक्ट वुड यू यूज्ड टू फ्री अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड अ इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसमें कहना चाहता है एक व्यक्ति जिसे बिजली का झटका लगा है उसे बिजली से छुड़ाने के लिए किस वस्तु का उपयोग करोगे। तो फिर से कॉमन सेंस ही लगाना है आपने, किसी को मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, उसमें कोई खंबा है इलेक्ट्रिक का, उसको पकड़ रखा है, उसको शॉक लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे जो है लोहे से छुड़वाएंगे या अपना हाथ यूज करके उसे खींचेंगे या लकड़ी से उसे छुड़वाएंगे या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है लड़की, जो आपकी लकड़ी होगी उसकी सहायता से, ठीक है, लकड़ी की जो छड़ी होगी उससे उसको करना है ताकि वो करंट आपको ना लगे, ठीक है। जो वुड है वो आपका पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो आपकी लकड़ी की छड़ी होगी उससे उसे जो है छुड़वाना है, खुद अपने हाथों से उसे टच नहीं करना वरना खुद भी आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लोहे से भी जो है, लोहे की मान लो रॉड है उससे छुड़वा रहे हो तो भी आपको जो है करंट लग जाएगा, क्योंकि लोहा भी जो है आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लकड़ी पुअर होती है, पुअर कंडक्टर, इस वजह से लकड़ी की आप जो है उपयोग कर सकते हैं। 24 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। तो इसमें कहना चाहता है एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो बताइए कितनी बार लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 12 से 20 बार जो है सांस लेता है। नेक्स्ट देखिए, मस्ट हैव इन फर्स्ट एड किट। तो इनमें से आपको कौन सी चीज़ जो है फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा किट जो होती है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, डिटॉल होनी चाहिए, हाँ जी डिटॉल होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होनी चाहिए, स्ट्रिप मतलब आपकी जैसे बैंडेज हो गई, पट्टी हो गई एक तरह से, तो पट्टी भी होनी चाहिए, थर्मोमीटर भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ABCD है, ठीक है। फर्स्ट एड किट में ये चारों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, कुछ 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इस PDF में। तो अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है HRTC कंडक्टर का, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे कोर्स ले भी चुके हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं उस वजह से। तो अगर आपने भी कोर्स लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में लूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।